even and for margin of safety. तीन तरह के ग्राफ्स बनते हैं। एक हुआ करता है ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट, दूसरा कंट्रीब्यूशनल ब्रेक इवन चार्ट, थर्ड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। तीन तरह के चार्ट्स की हेल्प से, ग्राफ्स की हेल्प से हम ब्रेक इवन के यूनिट्स, वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो फॉर्मूला अप्रोच की हेल्प से कल किए। इन तीनों ग्राफ्स में क्या क्या लाइंस ड्रॉ होंगी, किसको इसको शो करवाना जरूरी है। देखो बेटे, ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल रेवेन्यू का टोटल कॉस्ट की इक्वल होना जरूरी है, इसलिए आपका जो ट्रेडिशनल और कॉन्ट्रीब्यूशनल चार्ट है उसमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की लाइन तो मस्ट होगी। तीसरी लाइन का डिफरेंस है, आपके ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट में थर्ड लाइन ड्रॉ होती है फिक्स कॉस्ट की, और कॉन्ट्रीब्यूशनल ब्रेक इवन चार्ट में जो थर्ड लाइन ड्रॉ होगी वो फिक्स कॉस्ट की बजाय वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट होगी वो रेवेन्यू में से माइनस होगा, तो आपके पास क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो थर्ड चार्ट है इसमें एक ही लाइन ड्रॉ की जाती है, और वो कौन सी लाइन होती है, प्रॉफिट लाइन। जब आप प्रॉफिट को ही ड्रॉ करते हो, आपको रेवेन्यू को, फिक्स कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं हुआ करती। तो जनाब, ये तीन चार्ट्स जो हैं वो उसने आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, वो बनाने के लिए देता नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग ये होता है, लेकिन पॉसिबल है कि ग्राफ्स बने हुए हों, उनकी आगे फर्दर वो आपसे एप्लीकेशन या आइडेंटिफिकेशन करवा दें। ठीक है, तो लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं आपको गाइड जरूर करूंगी, क्योंकि आई कैप का एग्जामिनर अगर लास्ट टाइम में डिसीजन मेकिंग से 3 क्वेश्चन दे सकता है, ये चार्ट भी दे सकता है, तो जो चीज़ सिलेबस में इंक्लूड है वो 100% हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगी ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट। इस ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट में देखो क्या होगा, ये पढ़ के आए हुए हो कि हमेशा बेटे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और डिपेंडेंट कंपोनेंट हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। बेटे यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा यूनिट्स को ड्रॉ करना है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इन तीनों की वैल्यूज। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट्स होंगे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यूज होंगे। अब देखिएगा, मैं 1 बाय 1 ड्रॉ करूंगी, आप मुझे बताओ। जब मैंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन आपके साथ डिस्कस किया था, बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया था कॉस्ट की 4 कैटेगरीज होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट। यस, ये हमने बात की थी, मैंने उनके ग्राफ्स भी ड्रॉ किए थे, आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी कि, और उसमें यहाँ हमने एक बात की थी कि अगर एक्स और वाई के दरमियान में पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो अपवर्ड ग्राफ बनता है, नेगेटिव कोरिलेशन हो तो डाउनवर्ड, और अगर इसकी सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं होता एक्स के चेंज होने से तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसी चीज को जहन में रखते हुए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मींस सेल्स रेवेन्यू की लाइन को मैंने ड्रॉ करना है। ठीक है, अब सेल्स रेवेन्यू का बिहेवियर क्या होता है, वेरिएबल। यूनिट सेल होंगे तो रेवेन्यू होगा, यूनिट सेल नहीं होंगे तो रेवेन्यू नहीं होगा। और हर वो कंपोनेंट जिसका बिहेवियर वेरिएबल होता है उसे कहां से स्टार्ट होना है, ओरिजिन से। तो रेवेन्यू की लाइन ओरिजिन से ड्रॉ होगी और कुछ यूं जाएगी अपवर्ड, वेरिएबल कॉस्ट की तरह इसका बिहेवियर है, तो वैसे ही इसका ग्राफ भी बनेगा। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट को ड्रॉ करते हैं। फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या पढ़ा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल एक स्पेसिफिक रेंज तक वो कांस्टेंट रहती है, तो इसी उसकी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते बेटे जी, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में किस चीज का फर्क है, वेरिएबल कॉस्ट का। अगर मैं फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दूं
तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी ना। तो ये देखो टोटल कॉस्ट की लाइन यहां से स्टार्ट होती है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड करोगे तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, ये टोटल कॉस्ट। लीजिए ये आपके सामने बन गया ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट। अब इसकी हेल्प से वैल्यूज को लोकेट करते हैं। तो देखिएगा बेटे, ग्राफ में जरा देखिएगा कहाँ ब्रेक इवन है, वहां होगा जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा। तो भाई आपके ग्राफ में ये ब्रेक इवन है। अब मुझे इस ग्राफ की हेल्प से क्या चाहिए, ब्रेक इवन के यूनिट्स भी चाहिए, ब्रेक इवन की वैल्यू भी चाहिए। जब यूनिट्स चाहिए तो एक डॉटेड लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस यहां पे फॉल करेगी। ये मेरे पास क्या है, ब्रेक इवन यूनिट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट्स हैं। मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए, क्या करूं, डॉटेड लाइन टुवर्ड्स वाई एक्सिस एक्सटेंड कर दूं, जहां वो वाई एक्सिस को टच करेगी तो ये मेरे पास क्या आ गई, ब्रेक इवन वैल्यू आ गई। अब उसके बाद मुझे इस ग्राफ की हेल्प से ना सिर्फ ब्रेक इवन चाहिए बल्कि मुझे इस ग्राफ की हेल्प से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रिक्वायर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, ये पढ़ा ना कल हमने, टोटल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। तो जितने टोटल यूनिट सेल किए उसमें से ब्रेक इवन के यूनिट्स को माइनस कर दो। भाई ये ब्रेक इवन के यूनिट्स तो हम फाइंड आउट कर चुके, ये टोटल यूनिट सोल्ड के केस में मैंने रेवेन्यू को ड्रॉ किया हुआ है, ये टोटल यूनिट सोल्ड। अब ये देखो ग्राफ में मैं टोटल यूनिट सोल्ड के एरिया में से ब्रेक इवन का ये एरिया माइनस कर दूं तो बेटा जी ये मेरे पास एमएस के यूनिट्स हैं, ऐसा है। अब सेम ऐसे ही मुझे वाई एक्सिस के लॉन्ग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और जब वैल्यू रिक्वायर्ड होगी मुझे किसको अप्रोच करना है, वाई एक्सिस को अप्रोच करना है। तो ये देखो ये टोटल सेल्स रेवेन्यू, डॉटेड लाइन यहाँ एक्सटेंड की, ये टोटल रेवेन्यू। अब मैंने यहां से यहां लेकर टोटल रेवेन्यू के एरिया में से ब्रेक इवन वैल्यू का एरिया मैंने निकाल देना है। तो ये जो एरिया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमएस वैल्यू। एग्रीड, बढ़े आगे, चलो जरा गौर कीजिएगा आपके ग्राफ में ये जो एरिया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेक इवन, और जो ये एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब ये देखो गौर कीजिएगा ब्रेक इवन के एरिया के अंदर सिचुएशन क्या है। ब्रेक इवन एरिया के अंदर सिचुएशन ये कि रेवेन्यू की लाइन नीचे है, कॉस्ट की लाइन ऊपर है, मतलब रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है। तो ब्रेक इवन के इस सारे एरिया में ये क्या है, लॉस है। ब्रेक इवन के इस सारे एरिया में क्या है, लॉस है, और लॉस यहां सबसे ज्यादा है, वो फिर श्रिंक होता कम होता होता जीरो हो गया। क्यों कम हुआ, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया, उसने कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जब प्रोडक्ट अपनी लाइफ के ऑनवर्ड फेजेस में एंटर होता है, कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है और रेवेन्यू बढ़ने शुरू हो जाते हैं। रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता कॉस्ट के इक्वल हुआ और लीजिए ब्रेक इवन हो गया। जैसे ही ब्रेक इवन हुआ आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया स्टार्ट हो गया, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एरिया में क्या हुआ, देखो रेवेन्यू की लाइन ऊपर चली गई और कॉस्ट की लाइन नीचे आ गई। रेवेन्यू ज्यादा हो गया, कॉस्ट कम हो गया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सारे एरिया में यहां मेरे पास क्या है, प्रॉफिट। इज इट क्लियर? यहां गौर करो, सबसे ज्यादा लॉस किधर है, स्टार्ट में, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे जो मैक्सिमम लॉस है वो किसके बराबर है, फिक्स कॉस्ट के। ये बात याद रखनी है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। मैक्सिमम जो लॉस है वो होता है ओरिजिन पे, और वो किसके इक्वल है, टोटल फिक्स कॉस्ट के एट ओरिजिन। नोट कीजिए, पिक ले लीजिए, मैंने सारे चार्ट्स करवा के अगली बात करनी है। इस ग्राफ में सिर्फ एक इशू है, हमें सब कुछ मिल जाता है, क्या नहीं मिलता हमें इस ग्राफ से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं मिलता।
इसलिए ग्राफ को चेंज कर दिया गया। ट्रेडिशनल ग्राफ की जगह अब हम बनाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशनल ब्रेक इवन चार्ट। वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, सिर्फ उसका एक प्लस बेनिफिट हमें क्या मिलता है, वो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन बी कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, अब वो ड्रॉ करें। आपने ड्रॉ करके टाइम नहीं वेस्ट करना, बस पिक लो और इसकी अंडरस्टैंडिंग लो। अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं अब बेटा जी कंट्रीब्यूशनल ब्रेक इवन चार्ट ये लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास वैल्यूज। सबसे पहले किसको ड्रॉ करना है, देखिए कौन कौन सी लाइंस ड्रॉ करनी है। टोटल रेवेन्यू लीजिए, टोटल रेवेन्यू ड्रॉ कर दिए। किसको ड्रॉ करना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा या कुछ स्पेस छोड़ के। टोटल कॉस्ट का मतलब है कि उसमें फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है, दैट्स वाई वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता। लीजिए मैंने यहां से इसको स्टार्ट किया, ये टोटल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे किसकी लाइन ड्रॉ करनी है, वेरिएबल कॉस्ट। कहां से स्टार्ट होएगा, ओरिजिन से। जरा देखिए ये क्या है, टोटल कॉस्ट। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का स्टार्ट। ये किसका स्टार्ट है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में किस चीज का डिफरेंस होता है, फिक्स कॉस्ट। क्या फिक्स कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज होती है, नो। दैट्स वाई कीप इन माइंड, जितना स्टार्ट में डिफरेंस होगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट का थ्रू आउट द रेंज ऑफ दिस ग्राफ, वो डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है, वो सेम रहना चाहिए। और वो रहता है सेम जब हमारे पास वैल्यूज आती हैं, वैल्यूज की हेल्प से ड्रॉ करते हो तो वो सेम ही आता है। ये लीजिए, ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट को ड्रॉ कर दिया। अब जनाब इस ग्राफ की हेल्प से मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन भी चाहिए जो मुझे ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट से मिली थी। क्या चाहिए, ब्रेक इवन यूनिट्स कहाँ हैं, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये जनाब आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स, ये आपके पास ब्रेक इवन वैल्यू, ये आपके पास टोटल यूनिट्स सोल्ड। टोटल में और ब्रेक इवन में जो डिफरेंस है ये किसके यूनिट्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये टोटल सेल्स रेवेन्यू, टोटल सेल्स रेवेन्यू और ब्रेक इवन वैल्यू के दरमियान में ये किसकी वैल्यू है, एमएस की वैल्यू। बाकी ये चीजें आपको क्लियर है कि ब्रेक इवन के एरिया में अंडरस्टूड बात है कि ये हमारे पास क्या है, लॉस। लॉस जब भी देखते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान, ये वाला नहीं लेना आपने डिफरेंस, ठीक है। ये लॉस है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एरिया में ये क्या है, प्रॉफिट है। बाकी सब की चीजें वही हैं। क्यों बनाया ये चार्ट, चार्ट को रिवाइज क्यों किया गया, कहाँ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ढूंढो जरा। दो तरीके से ढूंढा जा सकता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आता है, आता है ऐसे, माइनस करो, बताओ कहाँ है ये एरिया। ये एरिया टोटल रेवेन्यू, इसमें से किसको माइनस करना है, ये वेरिएबल कॉस्ट का एरिया माइनस कर दिया, ये एरिया बचा। ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। एक और तरीका है, वो भी याद रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। मुझे एक बात बताओ, सीएम में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं क्या आता है, प्रॉफिट आता है। इसको यूं लिखा जा सकता है, सीएम इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ढूंढो आपके ग्राफ में फिक्स कॉस्ट का है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करिए, फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट कहाँ है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के एरिया में फिक्स कॉस्ट का एरिया ऐड कर दो, तब भी यही एरिया आपके पास बचता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इज इट क्लियर, हैव अ पिक प्लीज, हरी अप, क्लास का टाइम सेव करना है। जी जनाब, आगे बढ़ें। लास्ट में हम एक चार्ट बनाएंगे, एग्जामिनर को बहुत पसंद है, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ये कैसे बनाते हैं,
देखो बेटे, जैसे मैंने वहां मेंशन किया है कि इसमें डायरेक्टली प्रॉफिट को ही हम शो करवा दिया करते हैं, नो नीड टू ड्रॉ इंडिविजुअली रेवेन्यू और कॉस्ट। तो जब प्रॉफिट ड्रॉ कर लिया, हमें रेवेन्यू को, वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को किसी को भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मली ग्राफ बनते हैं अदर देन दिस चार्ट, हम ग्राफ का एक ही क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं और ये क्वाड्रेंट नंबर होता है 1। इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की भी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और वाई एक्सिस की भी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। 360 डिग्री एंगल पे कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। ठीक है, जब हमने प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट ड्रॉ करना है, हमें फोर्थ क्वाड्रेंट भी ड्रॉ करना होगा। ये ओरिजिन है, इसमें वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज और उसमें वाई एक्सिस की क्या होती है? नेगेटिव वैल्यूज। और ये एक्स एक्सिस हमने पॉजिटिव ही ड्रॉ करना, यूनिट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं चोरी करें तो। ठीक है, तो भाई यूनिट्स एक्स एक्सिस का हमें एक ही क्वाड्रेंट ड्रॉ करने की जरूरत है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमने इसमें ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी है हम के फोर्थ क्वाड्रेंट भी ड्रॉ करें? उसकी रीजन ये है कि बेटा जी हमने जस्ट यहाँ किसको शो करना है? प्रॉफिट। क्या हमें ओरिजिन से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है? नो, पहले हमें लॉस होता है, लॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट भी ड्रॉ करने की यहां पे जरूरत पड़ेगी। अब देखो, मुझे बताओ, लॉस होगा ब्रेक इवन से पहले और ब्रेक इवन के बाद क्या होगा? प्रॉफिट। लॉस को कहां से स्टार्ट करें? मैंने पहले ही चार्ट में आपको बता दिया कि मैक्सिमम लॉस ओरिजिन पे होता है और किसके इक्वल होता है? मैक्सिमम लॉस ओरिजिन पे होता है और किसके इक्वल होता है? फिक्स कॉस्ट। हम ये ग्राफ पता है कैसे ड्रॉ करते हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में तो ये ड्रॉ करना कंपल्सरी हुआ करता था। हम नेगेटिव एरिया में फिक्स कॉस्ट की अमाउंट ढूंढते हैं। ये फिक्स कॉस्ट है, ये टोटल यूनिट्स सेल हैं और हम कैलकुलेट कर लिया करते थे टोटल यूनिट सोल्ड के अंगेंस्ट में प्रॉफिट। ये भाई टोटल यूनिट सोल्ड हैं, उसके अंगेंस्ट में ये मैंने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम स्केल की हेल्प से इसे मिला दिया करते थे। लीजिए, प्रॉफिट लाइन ड्रॉ हो गई। क्या किया? चीट किया, हंस रहे हैं। फिक्स कॉस्ट से मैंने प्रॉफिट की लाइन को स्टार्ट किया क्योंकि मैक्सिमम लॉस ओरिजिन पे होता है और वो किसके इक्वल होता है? फिक्स कॉस्ट के इक्वल। टोटल यूनिट्स के अंगेंस्ट में प्रॉफिट को हम पहले फाइंड आउट कर चुके होते हैं, तो टोटल यूनिट्स के अंगेंस्ट में पॉजिटिव एरिया में प्रॉफिट की वैल्यू लोकेट करते हैं, स्केल की हेल्प से इसको मिला देते हैं। लीजिए, आपके पास प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बन गया। अब इस प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में वेयर इज ब्रेक इवन? जहां प्रॉफिट 0 है, ये ब्रेक इवन। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये ब्रेक इवन तो है, ये ब्रेक इवन के यूनिट्स हैं या वैल्यू डिपेंड्स? क्या आपने एक्स एक्सिस में क्या लिया? एक्स एक्सिस में अगर यूनिट्स लिए हैं तो ये ब्रेक इवन की वैल्यू है, और सम टाइम यूनिट्स नहीं लिखते बुक में, जो उसने ग्राफ बनाया हुआ जो टोटल यूनिट सोल्ड है उनकी वैल्यू लिखी हुई है। अगर यूनिट सोल्ड की यहां आपने वैल्यू लिखी तो ये ब्रेक इवन की वैल्यू है, यूनिट्स नहीं है। मैं रिकमेंड करती हूं कि हमेशा यूनिट्स लिखो। आपके पास ब्रेक इवन के यूनिट्स ग्राफ से मिले, सेल प्राइस स्ट्रेट क्वेश्चन में गिवन है, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करो और उसे ब्रेक इवन की वैल्यू एग्जामिनर को बता दो। लीजिए सर, मार्क्स दे दें। ठीक है, कहां है भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ये टोटल यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट्स ऑफ ब्रेक इवन के दरमियान भाई साहब ये जो है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इससे पहले पहले ब्रेक इवन है, इसके बाद क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। प्रॉफिट किधर है? पॉजिटिव एरिया में ये प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कहां है? ये नेगेटिव एरिया में। ये फिक्स कॉस्ट कहां है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहां है? लॉस भी मिल गया। यस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहां है? अभी मैंने सिखाया प्रीवियस में कि प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो तो ये आपके पास क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो एक सिंपल से ग्राफ से भी हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाया करती है। नोट इट प्लीज।
अच्छा भाई, इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, वो माइनर सा पार्ट था, 40% कवर कर लिए, 60% पोर्शन की तरफ जाएंगे। अभी तक हमने सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस किया है, ठीक है। सीवीपी एनालिसिस में अब तक मैंने एक ही प्रोडक्ट लिया है। हमने एक ही सिंगल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन भी फाइंड आउट किया और सिंगल प्रोडक्ट का हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ग्राफ सब सिंगल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किए। लेकिन आज का बिजनेसमैन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, तो अब हमें इसके नेक्स्ट पोर्शन में 60% पोर्शन में मल्टीपल प्रोडक्ट का सीवीपी एनालिसिस करना, वो भी बड़ा इजी है, ठीक है। तो चलिए आज का बेसिक लेक्चर क्या है, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस। मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस, ये हम पढ़ेंगे। उसके लिए चलें जनाब, हम मल्टीपल प्रोडक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन को सपोज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। वो 2 मेथड्स कौन से हैं? CM पर बैच अप्रोच है और CS रेशो अप्रोच है। ये 2 अप्रोचेस हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, एक ही एग्जांपल लेंगे, दोनों अप्रोचेस से ट्राई करते हैं टू सॉल्व दैट। सपोज हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, A एंड B। क्वेश्चन में इनकी सेल प्राइस गिवन है। सपोज हमें भाई सेल प्राइस गिवन है इसकी ₹100 पर यूनिट और इसकी गिवन है ₹150 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट की वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 40 पर यूनिट और इसकी जनाब वेरिएबल कॉस्ट है 100 पर यूनिट। ऐसे ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमारे पास कितना आया? इसका भाई हमारे पास आया 60 और इसका हमारे पास कितना आया? 50। अब क्वेश्चन में ना इनके यूनिट सोल्ड गिवन है। इसके हम अब तक जो टोटल यूनिट सेल कर रहे हैं वो 500 हैं और इसके अब तक जो यूनिट हम सेल किए हैं वो जनाब 300 है। और इसके अलावा वो टोटल फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको पता है जो फिक्स कॉस्ट है वो एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर डिपेंड नहीं करती, वो कभी भी आपको प्रोडक्ट वाइज गिवन नहीं होगी, हमेशा टोटल गिवन होगी। चलें जनाब, जरा कैलकुलेटर पकड़िएगा, मुझे फिक्स कॉस्ट को सपोज करने में आसानी होगी। 60 × 500 कितना हुआ? ये 30,000। और ये बेटा मेरे पास कितना बनता है? 15, 45,000। ओके भाई, आप सपोज कर लीजिए 25,000 रुपीज जो है वो हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोडक्ट A एंड B, इन दोनों प्रोडक्ट का सीवीपी एनालिसिस करते हुए आप इंडिविजुअल इनके ब्रेक इवन के यूनिट्स, वैल्यू और परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए और इन टोटल एज वेल। ये रिक्वायरमेंट है, ब्रेक इवन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सुनिएगा, इस एनालिसिस में ना कुछ एजम्पशंस हैं, जिस तरह मैंने आपको एजम्पशंस EOQ मॉडल में बताई थी। यहाँ पे भी कुछ सीवीपी मॉडल के एजम्पशंस हैं। वो एजम्पशंस क्या हैं कि जनाब थ्रू आउट दिस एनालिसिस हम सपोज करेंगे कि सेल प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। ये सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस में कुछ एजम्पशंस हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस की तरफ जब वो जाता है तो इन 3 एजम्पशंस के अलावा चौथी एजम्पशन भी वो लेता है, और वो क्या है कि जनाब कंपनी जब भी मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस एंड सेल करेगी एक कांस्टेंट रेशो से प्रोड्यूस एंड सेल करेगी और वो रेशो कभी चेंज नहीं करेगी। हैं जी, ये क्या बात कह दी? तो समझ ही नहीं आई, हमारे ऊपर से गुजर गई। समझाते हैं अभी। हम खुद को फर्ज कर लेते हैं, मैं फर्नीचर इंडस्ट्री में डील कर रही हूँ, मैं सिर्फ डाइनिंग टेबल प्लस चेयर्स बना रही हूँ।
वैसे तो हमें मालूम है कि जो डाइनिंग के सेट्स आते हैं तो वो 4 चेयर प्लस 1 टेबल भी हो सकता है, वो 6 चेयर्स प्लस 1 टेबल, 8 वर्सेस 1, 12 ओवर वर्सेस 1, 24 वर्सेस 1 भी हो सकता है, ऐसा है ना। हम यहाँ प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। मल्टीपल प्रोडक्ट की रेशोस डील हो रही हैं, 2 प्रोडक्ट का मैंने जिक्र किया, एक में टेबल और एक फर्नीचर। जब आपने मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस करना है तो वो रेशो कांस्टेंट कर लेनी है। भाई मैं जितने भी डिजाइन बनाऊंगी 4 चेयर्स के साथ एक टेबल का कॉम्बिनेशन होगा, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। इसे कहते हैं कांस्टेंट मिक्स रेशो। क्या बोलते हैं इसे? कांस्टेंट मिक्स रेशो बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होनी। आपने जब मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस करना, वो रेशो आपके पास होनी चाहिए। एंड इन केस वो क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है तो बड़ा आसान है, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि आपने अज्यूम करना ये कंपनी जितने मर्जी यूनिट प्रोड्यूस या सेल करे वो उसी रेशो से करेगी, तो रेशो यहां से निकाल लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन होंगे इनको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। नहीं भी सिंप्लीफाई करोगे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी कैलकुलेशन की वैल्यूज इतनी बड़ी हो जानी। सिंप्लीफाई कर लोगे तो जरा आसानी हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या समझ आ रही है, 5:3, और इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 5/8, 3/8। 8 कहां से आया? टोटल करके। अब इस चीज को जहन में रखते हुए क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना है। अच्छा भाई, अब इसमें देखो जो सिंगल प्रोडक्ट मैंने सीवीपी एनालिसिस में ब्रेक इवन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना सिखाई, वो कैसे सिखाई? मैंने कहा 2 तरीके। ब्रेक इवन यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसे CS रेशो से डिवाइड कर लो। ये वही 2 अप्रोचेस है, ये वही 2 अप्रोचेस है। लेकिन जरा देखिएगा, पहली अप्रोच क्या है? CM पर बैच। बैच किसे कहते हैं? एक लॉट को, एक बैग को। कि हमने कहा 4 कुर्सियों के ऑपोजिट, 4 चेयर्स के ऑपोजिट एक टेबल होगा, तो मेरी उस एक लॉट में टोटल यूनिट 5 हैं, जिनमें से 4 चेयर्स हैं और एक क्या है? टेबल। 2 बैचेस में क्या होंगी? 8 चेयर्स होंगी और 2 टेबल्स होंगे। अंडरस्टैंड करते हो? जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस करते हैं, हर चीज को बैच वाइज सॉल्व करते हैं, यूनिट वाइज सॉल्व नहीं करते। एक बैच में एक्स के कितने यूनिट है, वाई के कितने। तो इसलिए यहाँ पे आपने यहाँ पे देखो, जब सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस करते हैं, ब्रेक इवन यूनिट का फॉर्मूला क्या लिखते हो? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लिखते हो ना, तो आपके पास ब्रेक इवन के यूनिट्स आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, प्रोडक्ट वाइज CM पर यूनिट वेरी कर रहा है, हमें बैच वाइज चलना होगा। अब मुझे बताओ, फर्ज करो ये चेयर्स हैं, ये टेबल है, एक बैग में कितनी चेयर्स हैं? 4 मैंने सपोज किए ना। एक चेयर का प्रॉफिट है 60 और उस बैग में एक टेबल है और एक टेबल का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 50। तो उस एक बैग में जो टोटल 5 यूनिट हैं, 4 कुर्सियां, एक टेबल है, उनका टोटल में अगर आपसे कहूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालो, कैसे निकालोगे? 4 into 60। यस, 4 into 60 प्लस 50 into 1, ऐसे ही करोगे, ऐड करोगे, आपके पास पूरे एक बैग का, एक बैच का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। बस यही काम है यहाँ पे। समझो ये भी हो गया। ये देखो मैं आपके सामने करती हूँ, नोट नहीं करना, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। दोनों मेथड के रिजल्ट सेम होंगे। मैं इस वक्त कौन सी अप्रोच यूज करने जा रही हूँ? CM पर बैच अप्रोच, ठीक है। और इसमें स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में यही काम आपको करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट CM पर बैच। कैसे? बहुत आसान है। CM पर यूनिट ले लो और वो जो रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास CM पर बैच आएगा। करके देखते हैं। हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, A एंड B। एक प्रोडक्ट के एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 60 और इसके एक यूनिट पे कितना है? 50 मल्टीप्लाइड बाय रेशो 5 and 3, कितना हो गया? और ये कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? ये आपके पास क्या आया? CM पर बैच। ठीक है, छोड़ दें बेटा, सुनो पहले, देखो